आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल डाउट आउट पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेटरनरी आर्ट सराउंडिंग का पार्ट 5 और लास्ट पार्ट भी आज ही डिस्कस कर रहे हैं, यही लास्ट पार्ट है आपका। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस टेम्परेचर स्केल्स, मतलब जो टेम्परेचर है वो हम कौन कौन से स्केल्स पर मेजर करते हैं। तो पहला है हमारा डिग्री सेल्सियस, जिसके बारे में तो आपको पता ही है ना। एंड सेकेंड है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड थर्ड है केल्विन। नाम आपने तीनों ही सुने हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं फीवर हो जाता है, तो फीवर होता है तो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। मान लीजिए आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया। ओके, 3 डिग्री सेल्सियस ये इंक्रीज कर गया, तो ये आपका फीवर जो है आपको 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। बट कभी आपने सुना है कि डॉक्टर ने आपसे बोला है आपको 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर हुआ है? नहीं, डॉक्टर हमेशा आपको जब फीवर बताता है, जब हम लोग थर्मोमीटर से नापते हैं तो वो हमेशा किसमें मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में कैसे इसे अब 40 डिग्री सेल्सियस है, इसे हमें फ़ारेनहाइट में बताना है, तो आप इसे कैसे बताओगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 9/5 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री सेल्सियस एंड प्लस 32। ओके, अगर आपको 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं इसे कहूं कि आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, तो आप इसे कैसे बताओगे। तो ये सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे 9/5 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आपको रखना है, तो मैंने आपको बताया था 3 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह आप कितना रखोगे, 40 एंड प्लस आपको करना है 32। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ओके, तो 5 8 जा 72 एंड प्लस 32, इसे आप ऐड करोगे तो 0 एंड ये आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपका फीवर कितना था, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही हम अगर केल्विन की बात करते हैं, इसे जो डिग्री सेल्सियस था आपको, अगर इसे हम कहें केल्विन में आपको चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। डिग्री सेल्सियस अगर आपको पता है तो उसमें कितना ऐड करना होता है आपको, 273 आप ऐड कर दीजिए प्लस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 273 एंड प्लस कितना हो जाएगा आपका 40, इन्हें ऐड कर लीजिए और आपका जो आंसर है वो केल्विन में आपको मिल जाएगा। तो ऐड कर लीजिए 3 7 और 4 11 1 और ये 3। तो आपका जो केल्विन में यही आंसर कितना आया, 313 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे मैंने फ़ारेनहाइट लिख लिया है एंड ये है केल्विन। अगर आपको केल्विन, आपको अगर डिग्री सेल्सियस में पता है, ठीक है, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई पता है, जैसे ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपको पता चल गया 40 था, तो आपने डिग्री सेल्सियस से आपने केल्विन में निकाला ना, डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में निकाल सकते हो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता है तो आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो। ओके, अगर आपको फ़ारेनहाइट में पता चल जाए, फ़ारेनहाइट में पता चल जाए, ये होता ना डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे, तो अगर आपको फ़ारेनहाइट में पता चल जाए तो आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। अगर आपको केल्विन पता चल जाए, यहाँ पे केल्विन की ये पुट करके, तो आप यहाँ से केल्विन पता हो आपको तो आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, बट केल्विन से आप फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से केल्विन में नहीं निकाल सकते हो। ओके, अब वेरियस टेम्परेचर स्केल्स के बाद बारी आती है आपकी वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में हम डिफरेंस देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपका है कि वेपराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। ओके, इसमें आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है एंड इवेपोरेशन में भी लिक्विड से ये गैस में कन्वर्ट होता है, बट इसमें आपको हीट नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस आपका ये हो गया, आपको इसमें हीट देनी पड़ती है एंड इसमें आपको हीट नहीं देनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट है
जो वेपराइजेशन है या बॉइलिंग है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट पर। ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट पर। एंड इवेपोरेशन जो है इसे किसी फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं है कि 30 पे होगा, 50 पे होगा, 100 पे होगा, ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है, एनी टेम्परेचर। बट इसमें आपका फिक्स है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। वेपराइजेशन जो है आपका ये बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। तो सेकंड डिफरेंस आपका ये हो गया। थर्ड डिफरेंस इज जो वेपराइजेशन है या बॉइलिंग है ये है आपका बल्क फिनोमेना। ठीक है, ये है बल्क फिनोमेना। एंड इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना। ये है आपका सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना, बल्क फिनोमेना इसे मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, मान लिया हमने कोई एक बर्तन ले लिया, ठीक है, इसमें हमने पानी भर लिया, ठीक। अब इसे हमने हीट किया, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है इसमें लिक्विड से ही गैस में कन्वर्ट होता है जब इसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो हमने एक बर्तन ले लिया, इसे हमने गर्म करना शुरू किया। आपने देखा होगा पानी गर्म तो किया ही होगा, तो आपने देखा होगा जब आप पानी रखते हो गैस पे बॉइल होने, तो उसमें कुछ टाइम बाद ऐसे बुलबुले से उठने लगते हैं, वो यहाँ से वहां जाते हैं, ऐसे नाचते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इसमें जब ये गर्म होता है तो पानी के बुलबुले यहाँ से वहां जाने लगते हैं, और जिससे मतलब जो खूब एनर्जी मिल जाती है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि वो सरफेस से ही हो, मतलब ऊपर वाली लाइन से जाए या फिर वो नीचे से जाए, बॉटम से जाए या फिर बीच से जाए, ये कहीं से भी हो सकता है। पूरे बल्क में से कहीं से भी इसमें मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन इज अ बल्क फिनोमेना, राइट। तो इसमें आप पूरे बल्क में से इसमें कहीं से भी मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है। एंड इसकी बात करते हैं आप, तो ये होता है सरफेस फिनोमेना। ये है, इसमें हमने बर्तन में पानी लिया, इसे रख दिया, तो इसमें क्या होता है, ये इसे हमने रख दिया, तो जब इसके ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जब इनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उन्हें तोड़ दे और रिलीज हो जाए, ठीक है। जब ये इस मतलब इनका जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, उस अट्रैक्शन को तोड़ के ये रिलीज हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले कहाँ के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, सरफेस के। तो इसे बोलते हैं हम सरफेस फिनोमेना। इसमें जब ऊपर वाले हो जाएंगे तो जो फिर नीचे की जो लेयर आएगी तो वो वाले मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, मतलब जो ऊपर आएंगे सबसे सरफेस वाले मॉलिक्यूल होंगे वही रिलीज होंगे। इसमें नीचे से, बॉटम से या बीच से नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। आपने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा है, अब आपने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं जो इवेपोरेशन है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, सेकंड इज विंड स्पीड, थर्ड इज सरफेस एरिया, एंड फोर्थ इज ह्यूमिडिटी। तो अब हम देख लेते हैं जो इवेपोरेशन है इन फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, तो हम पहला फैक्टर देख लेते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे इवेपोरेशन कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने कुछ कपड़े धुले, ठीक है, बाहर धूप है, अंदर धूप नहीं है, तो आपने कुछ कपड़े बाहर फैला दिए और कुछ कपड़े अंदर फैला दिए, पर जल्दी कौन से कपड़े सूखेंगे, बाहर वाले, क्योंकि बाहर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो और अंदर वाले थोड़ी देर में सूखेंगे बट देर में सूखेंगे। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा, ठीक है। एंड जहां टेम्परेचर कम है, ठीक है, ये कम के लिए मैंने साइन बनाया है, तो इवेपोरेशन भी आपका स्लो हो रहा है।
ठीक है, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड किया इवेपोरेशन, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन की जो इवेपोरेशन है वो स्लो होगा। अब सेकंड है विंड स्पीड। हमने कुछ कपड़े धुले, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया, हमने कुछ कपड़े धुले, आपने एक कमरे में डाल दिए, उसमें फैन ऑन कर दिया, आधे कपड़े दूसरे कमरे में डाल दिए, उसमें फैन ऑन नहीं किया, तो कौन से कमरे के कपड़े पहले सूखेंगे? जिसमें आपने पंखा चलाया, फैन ऑन किया है, क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो विंड स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर हवा चल रही है, आपको पता है कि हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हवा नहीं चलती है तो कपड़े देर में सूखते हैं। तो अगर विंड स्पीड यानी कि हवा की जो स्पीड है वो तेज है, हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, मतलब विंड स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर विंड स्पीड जो है हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, अगर विंड स्पीड नहीं है या हवा नहीं है तो वहां पे कपड़े देर में सूखेंगे। ठीक है, तो जैसा टेम्परेचर पे था, टेम्परेचर हाई था तो इवेपोरेशन भी हाई था, एंड टेम्परेचर वहां कम था तो इवेपोरेशन भी स्लो हो रहा था। ऐसे ही यहाँ पे विंड स्पीड पे अगर हवा चल रही है तो इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है, एंड हवा नहीं चल रही है या स्लो चल रही है तो इवेपोरेशन जो है वो स्लो हो रहा है। एग्जाम्पल और ले ले, मान लो फर्श पे पोछा लगाया, ठीक है, और हमने पंखा चला दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो सरफेस है, फ्लोर है हमारी, वो जल्दी सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे विंड स्पीड तेज थी, वहां हवा चल रही थी, तो हवा चलने से क्या हुआ, इवेपोरेशन फास्ट हुआ और पोछा फटाफट से सूख गया। थर्ड है आपका सरफेस एरिया। तो आपके ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब थर्ड है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कपड़े लिए, ठीक है, सूखने के लिए डाले, आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर डाल दिए, ठीक है। अगर वही कपड़े आप फैला फैला के डालोगे तो जल्दी सूखेंगे कि नहीं? अगर आप कपड़े एक के ऊपर एक डालोगे तो स्लो सूखते हैं, ये तो पता ही है ना। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल लो जो आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर कपड़े आप एक के ऊपर एक डालोगे तो वो देर में सूखेंगे, है ना, और अगर कपड़े आप बढ़िया से फैला फैला के डालोगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो ऐसे ही सरफेस एरिया, तो उनका सरफेस एरिया कैसा हो गया, ज्यादा हो गया, आपने फैला के डाला तो उनका सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन भी बढ़ गया, राइट। अगर आपने एक के ऊपर एक डाल दिया ना, सरफेस एरिया कम रखा उनका, ऐसे सब ऐसे इकट्ठे समेट के रख दिए, तो इवेपोरेशन भी आपका कैसा होगा, स्लो, ठीक है। तो इनमें सब में सेम है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट है, कम है तो स्लो है, विंड स्पीड में भी सेम है, एंड सरफेस एरिया में भी सेम है। अब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी आपने रेनी सीजन में, अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश में क्या होता है कि जो पहले से ही हमारे जो मौसम में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कपड़े क्या है, बरसात में आपको पता है देर में सूखते हैं, आराम से सूखते हैं, क्योंकि पहले से ही मौसम में नमी है और वाटर की ड्रॉप्स होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मौसम में नमी ज्यादा है, तो कपड़े स्लो सूखेंगे, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ये सिर्फ एक अलग है, आपका ये एक फैक्टर में थोड़ा अपोजिट हो रहा है, बाकी सब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन फास्ट, स्लो तो स्लो, ऐसे ही इसमें है, ऐसे ही इसमें है। ह्यूमिडिटी का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें अपोजिट हो रहा है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, एंड ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इवेपोरेशन पढ़ लिया है, अब हम कुछ रीजन देखते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है, तो इसका भी रीजन है। तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, तो वो गर्मियों में पसीना आता है तो वो पसीने को यानी कि स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो क्या होता है, फिर इवेपोरेशन होता है। और मैंने आपको बताया है कि इवेपोरेशन इज अ कॉज ऑफ कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, ठंडा फील होता है, तो इसलिए हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। अगर कॉटन की जगह वही हम सिंथेटिक या बहुत टाइट कपड़े पहन ले, फंसे फंसे कपड़े, तो उनमें क्या होता है, माइक्रोपोर्स नहीं होते हैं और वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो फिर इवेपोरेशन नहीं होता है और हमें ठंडा फील नहीं होता है। इसलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं गर्मियों में, कॉटन के कपड़े पहनना, ओके। एंड सेकंड है, आपने सुना होगा कि गर्मियों में लोग मटके में या मिट्टी के जो बर्तन है उनमें पानी रखते हैं, क्यों रखते हैं, और वो ठंडा होता है। तो इसका भी कारण सेम है, इवेपोरेशन
क्यों? क्योंकि जो मिट्टी होती है, जो अर्थन पॉट्स होते हैं, तो उनमें भी क्या होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हो। जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं वो माइक्रोपोर्स, उसके बाद क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होता है। इसलिए लोग गर्मियों में अर्थन पॉट में या मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, मटके में पानी रखते हैं। तो ये तो हो गया आपका, यहाँ पे हो गया इवेपोरेशन कंप्लीट। अब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे सॉलिड, मैंने आपको 5 स्टेट बताई थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहां पे मैंने आपसे बोला था कि अभी हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में हम प्लाज्मा एंड पीईसी डिस्कस करेंगे। 2 पॉइंट मैंने वहां पे आपके लिए छोड़ दिए थे। मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही पढ़ाया अभी, एंड प्लाज्मा एंड पीईसी अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लाज्मा, अब प्लाज्मा पे आते हैं, ठीक है। तो आपने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ लिया है, अब इसके बाद हम प्लाज्मा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने सॉलिड को गर्म किया था, हीट किया था, तो लिक्विड बना था, ठीक है। लिक्विड को जब हीट किया था तो गैस बना था। अब हम गैस को गर्म करेंगे। गैस को जब हम गर्म करते हैं, बहुत गर्म कर देते हैं, तो क्या होता है, इनसे लाइट एमिट होने लगती है। क्या होती है, लाइट एमिट होने लगती है। जब लाइट एमिट होने लगती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे सन, आपने देखा होगा सन से क्या होती है, लाइट एमिट होती है, तो वो क्या है, प्लाज्मा का एग्जांपल। एंड सेकंड इज स्टार्स। स्टार्स से भी क्या होती है, आपको दिखते हैं ना, तारे चमकते हुए दिखते हैं, उनसे भी लाइट एमिट हो रही है, तो स्टार्स आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। एंड फ्लेम, फ्लेम के चारों तरफ भी आपको ऐसे दिखता है ना, लाइट दिखती है, चमकता हुआ दिखता है, तो वहां पे वो भी किसका एग्जांपल हो गया, प्लाज्मा का। सॉलिड को गर्म किया तो क्या मिला, लिक्विड, एंड लिक्विड को गर्म किया तो गैस। और जब गैस को हमने बहुत हीट किया, इतना हीट किया कि वो लाइट एमिट करने लगी, तो उस स्टेट को हमने बोला प्लाज्मा, ठीक है। अब हम पीईसी की बात कर लेते हैं। अब अपोजिट, जब आपने गैस को ठंडा किया था, कूल किया था, तो लिक्विड बना था, राइट। और हमने जब लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड बना था। अब सॉलिड को हम इतना कूल करेंगे कि वो ऐसे स्टेट में पहुंच जाए जहां उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी ना बचे, ठीक है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं बीईसी। बीईसी सिर्फ माना गया है, ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, बट सिर्फ ये माना गया है बीईसी के बारे में, ओके। तो प्लाज्मा, बीईसी भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। यहाँ पे मैंने पार्ट्स में आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, बट इसके बाद मैं आपको पूरा वीडियो एक साथ या 2 पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ तक आपको या फिर इस पार्ट में कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।